हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाएंगे और क्वेश्चनों का आंसर बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, आज का पहला प्रश्न है आपका, ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था या फिर कहाँ से था। तो इसका उत्तर है, ऑटोवान बिस्मार्क जर्मनी से बिलोंग करता था। मतलब ऑटोवान बिस्मार्क जर्मनी का था। और पूछा जाएगा कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। तो इस बात को ध्यान देना है। अगला प्रश्न आता है, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं WTO। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड, टी का मतलब होता है ट्रेड, ओ मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई। और पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पड़ता है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। अगला प्रश्न आता है, जर्मनी का एकीकरण कब और किसने किया। तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में ऑटोवान बिस्मार्क ने किया। और ये जर्मनी के एकीकरण को करने में ऑटोवान बिस्मार्क को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, जिसमें उसे 3 देशों से लड़ना पड़ा और तब जाके जर्मनी का एकीकरण हुआ। पहले नंबर पर डेनमार्क से, दूसरे फ्रांस, तीसरे पे ऑस्ट्रिया। 3 देशों से युद्ध करने के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ और जिसके पहले सम्राट बने विल्हेम प्रथम। तो ध्यान दीजिए, एकीकरण का मतलब क्या होता है। एकीकरण का मतलब होता है जैसे छोटा छोटा राज्य हो और उन राज्यों को मिलाकर एक बड़ा देश बना दिया जाए, वही आपका क्या होगा, एकीकरण। तो जैसे आपने सुना होगा इटली का एकीकरण, भारत का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो एकीकरण का मतलब ही क्या होता है, बहुत छोटे छोटे रियासत हों, उन रियासतों को मिलाकर एक देश बना देना ही एकीकरण है। अगले नंबर पर प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ को अंग्रेजी में कहते हैं UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बात को ध्यान देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। यदि पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। एग्जैक्ट यदि टाइम पूछेगा कि कब शुरू हुआ, तो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना है। और यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ। तो आप लोग को ध्यान देना है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है। तो सत्यार्थ प्रकाश का संबंध आर्य समाज से है। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। अगला प्रश्न आता है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई। तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 में दी गई। और किस जेल में दी गई। तो लाहौर नामक जेल में दी गई, और जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस बात को ध्यान देना है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई और लाहौर नामक जेल में दी गई। वर्तमान में पाकिस्तान में है। वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न आता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया। तो राजा राम मोहन राय, जिन्हें नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। जिन्हें नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया। तो राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय नामक शासक ने राजा का उपाधि दिया था। तो इस बात को ध्यान देना है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया, राजा राम मोहन राय ने किया। और इन्होंने ब्रह्म समाज
को लेकर और सती प्रथा, बाल विवाह को लेकर बहुत इन्होंने लंबे समय तक काम किया और अंततः यह बाल विवाह और सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सती प्रथा क्या होता था दोस्तों, ध्यान दीजिए, पुराने टाइम पीरियड में आप जाएंगे तो पहले के युग में जाएंगे तो प्राचीन काल में जब आप जाएंगे तो उसमें जो है, मान लीजिए किसी स्त्री के पति का देहांत हो जाता था तो उसके पति के चिता पर उसके पत्नी को भी बिठाया जाता था और जिंदा जला दिया जाता था। वही क्या है आपका सती प्रथा। बाल विवाह मतलब छोटी उम्र में कन्याओं की शादी की जाती थी, तो इसको इन्होंने रोका, राजा राम मोहन राय ने रोका। और इन्होंने ही नहीं रोका, आगे अंग्रेज भी रोके। जैसे इनके सहयोग में यदि आप देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक आते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से भी सती प्रथा समाप्त हुआ। जब अंग्रेज यहाँ पर आए और देखें कि अरे यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, मतलब जिंदा महिला को जलाया जा रहा है, ये तो कहीं न कहीं बहुत गलत है। तो इस बात को ध्यान देते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भी कदम उठाया था राजा राम को लेकर, और इन दोनों के सहयोग से सती प्रथा, बाल विवाह को रोका गया था। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पूछेगा भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान के बारे में बताएं तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और बात की जाए भाग कितना है, तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान देना है। अगला प्रश्न आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर ज़िले में हुआ था। पंजाब के अमृतसर ज़िले में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें 3000 से अधिक भारतीय लोगों की हत्या कर दिया गया था। ये घटना क्या था दोस्तों? अमावस्या का दिन था जिसमें मीटिंग चल रही थी। तो मीटिंग चल रही थी, उसमें हुआ क्या, माइकल ओ डायर ने जनरल डायर को गोली चलाने का आदेश दिया। और आपको बता दूं कि गोली 1650 राउंड गोली चली थी। 1650 राउंड क्या होता है? यदि एक बार किसी बंदूक से एक बार गोली मारा जाए और एक गोली निकले तो उसी को कहते हैं एक राउंड। 1650 राउंड गोलियां चली थी, मतलब 1650 गोली चली थी, जिसमें 3000 से अधिक लोग मारे गए थे। और देख सकते हैं हम लोग के लिए कितनी दुखद घटना है ये। इस घटना को जब ऊधम सिंह सुने, तो मैं आपको बताऊं कि ऊधम सिंह उस टाइम मात्र 10 से 11 साल के थे। और जब इस घटना को उन्होंने सुना तो उन्होंने बदला लेने के लिए संकल्प लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि जिस तरह वो हमारे भारतीय नागरिकों को माइकल ओ डायर ने मारा है, और उसी तरीके से मैं उसको मारूंगा। इन्होंने संकल्प लिया। और संकल्प लेकर मैं ऊधम सिंह के बारे में बताऊं तो ये गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। माता पिता का साया उठ गया था और अनाथालय में पड़े हुए थे। लेकिन इन्होंने संकल्प लिया और संकल्प को पूरा किया। इन्होंने आगे चलकर कारपेंट्री का काम किया, और कारपेंट्री का काम करके अमेरिका पहुँचे, और अमेरिका पहुँचकर फिर लंदन पहुँचे, और लंदन पहुँचकर होटल में काम किया। और होटल में काम करने के बाद कैसे भी करके पिस्तौल को ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद लंदन में एक जगह थी किंगसन पैलेस। उस पैलेस में मीटिंग चल रही थी जिसमें माइकल ओ डायर को सम्मानित किया जा रहा था। वहाँ पर इन्होंने पहुँचा और सीधा माइकल ओ डायर को मार डाला। और जब वहाँ पर माइकल ओ डायर को मार डाले तो हुआ क्या, वहाँ पर जो आम नागरिक थे इंग्लैंड के, वो डरने लगे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप डरिए मत, आप लोगों से हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारा तो दुश्मनी माइकल ओ डायर से था। और आज हमारा ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना हो गया, जो कि 21 साल, मैं बात कर रहा हूँ 1919 में, और इतना सब करने में उन्हें 21 साल लग गया। आगे चलकर 1940 में माइकल ओ डायर को मारते हैं ऊधम सिंह। 21 साल लग गया था अपने सपना को पूरा करने में। तो आप सोच सकते हैं, अंततः इन्होंने सपना पूरा किया
तो किंगसन पैलेस में उसकी हत्या करे थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आता है। कुछ लोग कहते हैं कि उधम सिंह जनरल डायर को मारे थे। ये ध्यान दीजिए, जनरल डायर को नहीं मारे थे, वो माइकल ओ डायर को मारे थे, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर को। जनरल डायर को पैरालिसिस हो गया था, हृदयघात से जनरल डायर मरा था। और मारे किसको थे उधम सिंह? तो वो माइकल ओ डायर को मारे थे। तो इस पॉइंट को ध्यान देना है। अगला प्रश्न आता है, आधुनिक भारत के निर्माता कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिए। आधुनिक भारत के निर्माता कौन है? तो आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद हैं। आधुनिक भारत के निर्माता कौन है? स्वामी विवेकानंद हैं। अगला प्रश्न आता है, संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा। जब पूछेगा संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। जब अंग पूछे तो राष्ट्रपति जुड़ जाएंगे, और जब सदन पूछे तो लोकसभा, राज्यसभा, जिनमें इसे कहते हैं उच्च सदन, इसे कहते हैं निम्न सदन। तो इस बात को ध्यान देना है। अगला प्रश्न आता है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। अगला प्रश्न आता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789, और ये क्वेश्चन हजारों बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी को हुई। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है? तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत आम जनता है, आम नागरिक हैं, देश के आम नागरिक हैं। लोकतंत्र के शक्ति का स्रोत, लोकतंत्र कहें या फिर प्रजातंत्र कहें या फिर आपका कहे जनतंत्र कहे, ये तीनों बात एक ही है, ये ध्यान दीजिए। लोकतंत्र कहे या प्रजातंत्र या जनतंत्र, तीनों का मतलब एक ही होता है। और लोकतंत्र का मतलब क्या होती है, ध्यान से सुनिए। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का परिभाषा एकदम स्पष्ट रूप से बताया कि जनता का ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा हो, वो लोकतंत्र कहलाएगा। मतलब ऐसा शासन व्यवस्था जो जनता के द्वारा हो, जनता के लिए हो और जनता का हो, तो वह है आपका क्या होगा? लोकतंत्र। तो आई थिंक लोकतंत्र का मतलब समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आता है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और जो कि ये गुजरात में सत्याग्रह हुआ था, ये सत्याग्रह क्या था? तो यह जो है अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों पर कर ज़्यादा बढ़ा दिया करते थे अंग्रेज लोग, उसी को रोकथाम के लिए सत्याग्रह किया गया, और जो कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल किए। और अंततः इनको इस सत्याग्रह में सफलता भी मिली, अंग्रेज टैक्स को कम भी किए। इसी से इन्हें उपाधि मिली सरदार का, आम लोगों ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। अगला प्रश्न आता है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक जान जाक रूसो, जो कि ये जिनेवा के थे। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड का एक शहर है। अगला प्रश्न आता है, रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट क्या था, कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। यह अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों को बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के केवल शक हो जाए तो गिरफ्तार कर लेते थे। केवल शक हो जाए तो गिरफ्तार कर लेते थे, बिना दलील, बिना वकील के यह कानून था। और इसे लेकर आया कौन था? तो इसको लेकर आए थे सर सिडनी रॉलेट ने लेकर आया था। सर सिडनी रॉलेट ने लेकर आया था। अगला आता है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। और कब प्रारंभ किया? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, प्रारंभ किया। और पूरे आंदोलन में जितने भी आंदोलन महात्मा गांधी किए, सबसे बड़ा आंदोलन यदि कोई था तो वह भारत छोड़ो आंदोलन था। इन्होंने बहुत आंदोलन शुरू किया, जैसे आप देखें नील खेती के लिए आंदोलन शुरू किया, चंपारण सत्याग्रह, असभ्यवज्ञा, असहयोग आंदोलन। तो ये सब में से जितने भी आंदोलन हैं उन सब में से सबसे बड़ा यदि कोई आंदोलन था तो वह भारत छोड़ो आंदोलन था, और जो कि कब शुरू किया गया? 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न आता है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है?
तो भारत में मताधिकार की आयु आपका है 18 वर्ष। मतलब यदि कोई व्यक्ति 18 साल का हो जाएगा तो वह अपने मत को दे सकता है, मताधिकार के लिए योग्य हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय वाटरलू के युद्ध में हुई, और जो कि 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई। इस बात को ध्यान दीजिए। और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताएं तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में इटली के कोर्सिका द्वीप में होता है। इटली के कोर्सिका द्वीप पर होता है, और आगे चलकर ये फ्रांस आता है और यहीं बस जाता है। अब आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि फ्रांस का बहुत महान योद्धा ये बनता है। तो ये तो पढ़ाएंगे किसी अगले दिन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस देश से हुआ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस देश से हुआ। अगला प्रश्न आता है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 को शुरू हुआ और 1945 में ये समाप्त हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध में ही अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी जगहों पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने जापान के ऊपर। तो इस बात को ध्यान देना है। और पूछा भी जाता है कि अमेरिका ने किस देश पर परमाणु बम गिराया था? तो परमाणु बम वह जापान पर गिराया था, और जिसमें 1945 में ही गिराया था। एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, अक्टूबर का महीना था, आई थिंक अक्टूबर का ही महीना था जिसमें वह गिराया था, जापान के ऊपर गिराया था 1945 में। तो आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और ध्यान दीजिए, बहुविकल्पी सीरीज का आज पार्ट 1 दे रहे हैं। ऐसे करके 10 से 12-15 पार्ट हम आप लोगों को देंगे। तो 10 से 15 पार्ट पढ़ने के बाद परीक्षा में तो कन्फर्म प्रश्न फंस ही जाएगा, इस बात की तो गारंटी ले रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और यदि ये सेशन आप लोग को समझ में आए और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।